आर्य समाज फरीदपुर में संघर्ष चल रहा था। इस समाज की जमीन को बेचने का प्रयत्न कर लिया था जो लोग इसके प्रबंधक थे। 1 करोड़ रुपए में इसका सौदा हुआ। मेजर सुशील कुमार सक्सेना जो सीएस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, इन्होंने इसमें जंग छेड़ी, वहाँ पर युद्ध हुआ। और फिर हमारे साथ भी यानी राणा जी थे, उनकी नीति बहुत मजबूत थी, वो भी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आए थे और वहाँ मारपीट भी फायरिंग की 2002 में। तो आर्य समाज जातिवाद और अंधविश्वास और जो पाखंड होता है उसको खत्म करने के लिए कैसे कदम उठाता है? जैसे आप अस्पतालों में नर्सें सेवा कर रही हैं, उनको कोई याद है, और शक्ति जो इसमें देश की सेवा कर रही है, उनमें कोई याद है। तो उसमें कहा है ये शहीदों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, और कितने ही बंजर हो जाए पर गुंजर पैदा नहीं करते हैं। आज हमारा आर्य समाज फरीदपुर का जो कार्य है वो पूरे जिले में सर्वोपरि, इतने कार्य किसी भी आर्य समाज में नहीं है। सेंट्रल हॉस्पिटल जिसमें एम्बुलेंस डॉक्टर जो एक भी पैसा इसका नहीं लेते। 2007 से और आज तक डॉक्टर नीरज प्रत्येक दिन 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक लगातार योगा कराते हैं। बहुत से लोगों को इसमें पेट की बीमारी थी, माइग्रेन था, सर्वाइकल था। डॉक्टर नीरज ने वो क्रिया करा के, वो योगा करा के उनका जो लोग आते रहे उन्हें फायदा मिलता रहा। आपकी एज को देखते हुए आजकल आप देखेंगे तो ज़्यादातर बड़े बूढ़े भजन कीर्तन करते हैं या फिर आराम से घर पे रह करके मौज मस्ती करते हैं। ऐसा है कि लक्ष्य आप सब निर्धारित करिए। लक्ष्य आपका बड़ा है तो मंजिल में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं, और लक्ष्य आपका छोटा है तो आंधी मंगरूर दरख्तों को पटक जाएगी। आंधी मंगरूर दरख्तों को पटक जाएगी और वही साग बचेगी जो लचक जाएगी। आसमां छूने का हो जाएगा अंदाजा खुद जब पैरों की तली से जमीन खिसक जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम खुद हो। जो इस चीज को जितनी जल्दी समझ जाता है उसकी जिंदगी उतनी ही आसान होती चली जाती है। नमस्कार, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राजा का शो। आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट होने वाले हैं मिस्टर विजय बहादुर गौड़ साहब, जो कि आर्य समाज मंदिर फरीदपुर में प्रधान के पद पर कार्यरत हैं। आज जिस अवस्था में वो हैं, इस अवस्था के लोग या इस एज के लोग अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, वहीं आज प्रधान जी अपने निजी कार्यों के चलते चलते समाज के या आर्य समाज के कोई भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में तत्पर रूप से खड़े रहते हैं, फिर वो बात चाहे आर्य समाज मंदिर की हो या फिर फरीदपुर की। तो इस एपिसोड को आप पूरा देखिए, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, उनकी इस जर्नी से हम मिलकर सीखने वाले हैं। सो वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रधान जी हमारे शो पर। कैसा लग रहा है आपको भी यहाँ पे आकर के? मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार जीवन में ये मौका मिला है, और फरीदपुर में जो चीज़ आपने खोली है इससे बच्चों के दिमाग में एक अपना जो फितूर है वो दूर होगा और अपना कार्य करने की उनमें प्रेरणा जागेगी, क्योंकि ऐसा बरेली के अलावा और फरीदपुर में कहीं नहीं है। तो सबसे पहले हम तो आपके बारे में जानते ही हैं, पूरा फरीदपुर आपके बारे में जानता है जी। छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में दीजिए। मेरा नाम विजय बहादुर गौड़ है जी। मुझे 24 बरस पुलिस से रिटायर हुए हो गए हैं। अच्छा। पुलिस में आखिरी पद सब इंस्पेक्टर का रहा है, और 2001 31 मई को मैं थाना जरीफनगर जिला बदाऊं से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। उसके बाद आर्य समाज फरीदपुर में संघर्ष चल रहा था। इस समाज की ज़मीन को बेचने का प्रयत्न कर लिया था जो लोग इसके प्रबंधक थे। 1 करोड़ रुपए में इसका सौदा हुआ था। मेजर सुशील कुमार सक्सेना जो सीएस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, इन्होंने इसमें जंग छेड़ी और उसमें उतरे, और उन्होंने इस कार्य करने के बाद में हमको इसका प्रधान नियुक्त किया, और 2002 में लोगों ने इस पर कब्जा किया, और कब्जा करने के लिए मुसलमानों को और जो समाज के जो गंदे लोग थे, जो बदमाश टाइप के, उनको इकट्ठा करके इस पर कब्जा करने की कोशिश की। सिसैया से लोग आए थे और परा मोहल्ले से भी कुछ मैदान मोहल्ले से गए थे, वहाँ पर युद्ध हुआ। और फिर हमारे साथ भी अनिल राणा जी थे,
उनकी भी टीम बहुत मजबूत थी, वो भी अपने साथ कुछ लोगों को लेके आए थे और वहाँ मारपीट हुई और फायरिंग हुई 2002 में। फायरिंग भी हुई? हाँ, 307 का मुकदमा दोनों तरफ से कायम हुआ। थाने में रिपोर्ट लिखी गई। डीआईजी सक्सेना जी थे, उनके सामने हम लोग पेश हुए। उन्होंने कहा गलत काम करने वालों का चालान किया जाए और सही काम करने वालों का वहाँ रखा जाए। तो इन्हें रोक दिया गया, आप आर्य समाज नहीं जाओगे, और हमको नहीं रोका गया, हमने कार्य किया। आज हमारा आर्य समाज फरीदपुर का जो कार्य है वो पूरे ज़िले में सर्वोपरि है। इतने कार्य किसी भी आर्य समाज में नहीं हो रहा है। चैरिटेबल हॉस्पिटल जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर जो एक भी पैसा फीस का नहीं लेते हैं, हरिओम डॉक्टर जो बीएमएस हैं जो एक भी पैसा नहीं लेते हैं, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जो डेंटल हॉस्पिटल चलाते हैं, जो चैरिटी भी चलाते हैं, शुगर महीने में 2 बार फ्री, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और 2007 से और आज तक डॉक्टर नीरज जो हैं प्रत्येक दिन 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक लगातार योगा कराते हैं। बहुत से लोगों को इसमें पेट की बीमारी थी, माइग्रेन था, सर्वाइकल था, डॉक्टर नीरज ने वो क्रिया करा के वो योगा करा के उनका जो लोग आते रहे उन्हें फ़ायदा मिलता रहा। और यहाँ का जनता में कितना ही कुछ फ्री बांटूं तो लेने को तैयार नहीं है जी। क्योंकि फ्री बांटने में आदमी उसकी कीमत नहीं समझता है। सही बात। और रजिस्ट्रेशन फीस को कह दो तो हमारे पास नहीं। और बरेली में जाके एक डॉक्टर की फीस की 1000 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये दे जाएंगे और यहाँ फ्री में इलाज नहीं करेंगे। तो उस तरह में करते करते आज फरीदपुर का आप जब से हमसे जुड़े हैं आपने देखा है कि आपके साईं मंदिर पर भी यहाँ आर्य समाज ने अपना काम किया। बिल्कुल। और लगातार अभी 11 तारीख को आपने देखा जो सर्वोच्च बच्चे जो अपने फरीदपुर के रहने वाली बेटियां थीं उनको किशोर चंद्र विद्यालय से और आपके श्याम सुंदर इंटर कॉलेज की विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया आपके द्वारा। तो ऐसा इस कार्यक्रम को करने में हमें रुचि है और हमारी पुलिस से दशा और दिशा दोनों बदल गई। ये तो है। तो आप जो है आर्य समाज के कोई भी कार्यकलाप हुए आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चूँकि आप प्रधान के पद पर हैं तो ये आपका कर्तव्य भी है। जो और अन्य पद हैं वो भी जिम्मेदारी से भरपूर हैं, लेकिन जो आपका पद है वो सच में बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। मैंने सुना है कि आप जब पुलिस में भर्ती आपकी नहीं हुई थी उससे पहले आप पहलवानी भी करते थे। सन 58 से लगातार मेरे घर में एक बड़े भाई थे, वो बहुत अच्छे पहलवान थे, अनमैरिड थे। उनकी शिक्षा ने हमको जगाया और हम भी अपने अपने ज़माने में सन 58 से लगातार सन 94 तक कंपटीशन में जाता रहा और पुलिस में कमिश्नरी में अपने बेट में टॉप कर रहा हूँ। क्या बात है। और उससे 3 काम होते हैं। एक आदमी तो फिजिकल जब मजबूत है तो उसका जनता पे अपना खुद का प्रभाव पड़ता है। दूसरे बच्चे जो होने आ रहे हैं उनको देखते हैं कि ये आदमी जवान जा रहा है, हमको भी ऐसा बनना चाहिए। वो संपर्क में नहीं है, फिर भी आपको देख करके वो प्रसन्न होगा। जैसे आपने अभी अभी कहा था कि आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। बिल्कुल। तो अच्छा हूँ नहीं, लेकिन आपके मन में जागृति हुई कुछ ना कुछ हमसे ठीक है। उसके बाद सन 65 26 जनवरी को मैं पुलिस में सिर्फ 14 आदमी थे भर्ती में। मेरा कोई भी व्यक्ति नहीं था पहचानने वाला। JN तनखा नाम का एक रिजर्व इंस्पेक्टर था जिसकी 6 फीट 3 इंच लंबाई थी। सामने से 1 मीटर सीना उसका चौड़ा था। वो 2 उंगली सीने में मारता था, फीता डाल के नापता नहीं था। 2 उंगली सीने में डाली, मारी सीने में, जो सीना हटा के पीछे हट गया वो उसे भगा दिया। तो 3 व्यक्ति 14 में आए, हमारे 2 उंगली उसने सीने में मारी तो सीना एक बार टन दीना बोला। लेकिन चूँकि एक हमारे मित्र थे गंगा विष्णु सिंह, उन्होंने प्राणायाम क्रिया सिखवाई थी तो हमने थोड़ा सांस रोक लिया
अच्छा। तो उसने एकदम कहा कि सेलेक्ट, तो मेरी बगैर डॉक्टरी करे हुए मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। तो उस समय मेडिकल वगैरह इतना मेडिकल तो था, नॉर्मल मेडिकल था। अच्छा। जमीन पैर में पानी भिगवा के पैर जमीन में रखा जाता था, तो बीच में जो पैर में हम गैप आता वो आता है तो ठीक रहता, अगर वो पानी पूरा हो जाता तो नहीं सेलेक्ट होता। फिर इसके बाद मुझे शौक चढ़ा जी। उन्होंने कहा आप कौन कौन से खेल खेलते हो, तो मैंने कहा मैं स्पोर्ट में शॉर्ट फुट फेंकता हूँ, हैमर फेंकता हूँ और स्विमिंग करता हूँ, रेसलिंग करता हूँ, रस्सा खींचता हूँ। तो धीरे धीरे इसी में होते गए तो मैं 2.5 साल की सर्विस में हेड कांस्टेबल हो गया। तो मैंने सुना था कि आप पुलिस में भर्ती होने से पहले पहलवानी भी करते थे। जी हाँ। थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरा बड़े भाई थे ब्रजलाल जी। जिन्हें बहुत ही शौक था पहलवानों को अपने पास बुलाने का। हाँ। तो मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे होकर के उनको लड़ाया करते थे, तो उसमें मैं पहला स्थान प्राप्त कर लेता था। तो हमें शौक बढ़ा। फिर मैं गांव में अखाड़ा खोदा। अच्छा। गांव में उसमें 2 मोहल्लों में बट गया, एक अदर कास्ट में, एक ब्राह्मण कास्ट में। अच्छा। फिर उनका साल में जब चैत का महीना आता था तो एक हवन होता था। उस हवन में कबड्डी, ये डुडुआ, इस तरह होता, तो उसमें कुश्ती होती थी और उसमें मुगदर भी चलाए जाते थे। मुगदर है, पनेठी है और तलवार है, ये सब चलवाए जाते थे। तो उसमें जब नंबर आता था तो एक बार मेरी अपोजिट साइड से कुश्ती तय हो गई। वो बड़ा था, मैं छोटा था, मैंने उसे कुश्ती में गिरा दिया। मेरा पूरे गांव में पहला नंबर हो गया। फिर 3-4 गांव का भी दंगल होता था। अच्छा। उसमें भी पहला नंबर आता था। तब उसमें वेट से नहीं होती थी। हाँ। इसके बाद पुलिस में आए। फिर पुलिस में 68 किलो वेट से लड़ करके 82 किलो वेट तक मैं लड़ता रहा, सन 94 तक। लास्ट कुश्ती सन 94 में ख़त्म की है। पुलिस के बाद में फिर आपने आर्य समाज में आर्य समाज में कर लिया। अच्छा, आपकी एज को देखते हुए आजकल आप देखेंगे तो ज़्यादातर बड़े बूढ़े भजन कीर्तन करते हैं या फिर आराम से घर पे रह करके मौज मस्ती करते हैं, खाना पीना खाते हैं। लेकिन वहीं आपको देखा जाए, आप भी ऐसा कर सकते थे। फाइनेंशियली आप भी स्ट्रांग हैं। आप कहते हैं आपके एक पुत्र हैं जो बेंगलोर वगैरह में शिफ्ट हैं। जी हाँ। तो आप भी चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप आज भी दृढ़ निश्चय किए हुए और समाज में निस्वार्थ रूप से सेवा के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? ऐसा है कि लक्ष्य आप निर्धारित करिए। जी। लक्ष्य आपका बड़ा है तो मंजिल में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं, और लक्ष्य आपका छोटा है तो आंधी मंगरूर दरख्तों को पटक जाएगी। आंधी मंगरूर दरख्तों को पटक जाएगी और वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। क्या बात। आसमां छूने का हो जाएगा अंदाजा खुद वाह। जब पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि आपका लक्ष्य छोटा होगा तो आप निराश होकर घर बैठ जाएंगे। लक्ष्य आपका बड़ा है तो गिरोगे फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे, और लक्ष्य तक पहुंचने का आपका रहेगा तो निश्चित रूप से आपका कार्य सफल होगा। हम समाज में जो हमने पुलिस में सीखा था वो समाज को देना चाहते हैं। तो आर्य समाज के कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो आज के युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकते हैं? आर्य समाज के 10 सिद्धांत हैं जी। 10 में से जिसको एक पसंद आ जाए। देखिए, सबके साथे सब सदें और सब साथे सब जाएं। सेनापति आर्य समाज के व्यक्ति से किसी ने क्वेश्चन किया, तुम्हारा सेनापति कौन है? हाँ। तो बिच्छुओं की एक लाइन थी, तो आपसे कहा जा करके पीछे जाओ। पीछे पहुँचे कि तुम्हारा सेनापति कहाँ है? उन्होंने कहा आगे जाओ। तो आगे गए, आगे वाले से पूछा कहाँ जाओ? बीच में जाओ। तो आर्य समाज के सिद्धांत को जो मानने वाला होगा बिच्छू की तरह होगा, जिस तरफ जाओगे वो डंक मार देगा। अगर उनकी प्लाटून है, किसी पे हाथ धर के देखो, सब तैयार है। तो आर्य समाज का जो व्यक्ति होगा वो हर संघर्ष में लड़ने को तैयार है। उसके अंदर क्या बात है विशेष कि कम से कम 50% वो ईमानदार और सच बात बोलने का उसमें साहस होता है। बाकी लोगों में 100% झूठी बोलने का आदत है कि झूठ बोल लो। आर्य समाज सच बोलेगा, सच बोलेगा, कम से कम तो सच बोलेगा, और तो भी नहीं है। हाँ, वो तो है। तो आर्य समाज जातिवाद और अंधविश्वास और जो पाखंड होता है उसको खत्म करने के लिए कैसे कदम उठाता है?
देखिए, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण हैं। जी। वो जो वर्ण ऊपर वाला है, जैसे दिमाग से बात करते हैं, वो ब्राह्मण है। तुम्हारी रक्षा करने वाला वो क्षत्रिय है। जी। पेट के पालने वाले वैश्य हैं, व्यापारी हैं। सबसे मजबूत व्यक्ति है शूद्र, वो पैरों पर टिका हुआ है। ये पेट, छाती, क्षत्रिय और ब्राह्मण तीनों इन शूद्र पर टिके हुए हैं। ये पैर काट दो तो ब्राह्मण चल ही नहीं पाएगा, ब्राह्मण के पास कोई आएगा नहीं। अभी हम अपनी बात कहीं भी जाके कह देंगे, किनके माध्यम से? शूद्रों के माध्यम से। तो हमने क्या हुआ है, मनु स्मृति में ये शब्द आया था कि ब्राह्मण कौन है? जो विद्या दे। क्योंकि एक व्यक्ति विद्या नहीं दे सकता है, वही व्यक्ति शस्त्र नहीं चला सकता है, वही व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता, वही व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है। तो उन्होंने ये चारों वर्ण सेवा अलग अलग थे। ब्राह्मणों को काम दे दिया, वो किसी जाति का हो। उसमें ब्राह्मण शब्द जो आया है वो जाति से नहीं आया, ब्राह्मण से नहीं आया। किसी जाति का ब्राह्मण हो और किसी जाति का ठाकुर हो और किसी जाति का व्यवसाय करने वाला हो, किसी जाति का सेवा करने वाला हो। जैसे आप अस्पतालों में नर्सें सेवा कर रही हैं, उनकी कोई जात है नहीं। और क्षत्रिय हो, इसमें देश की सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई जाति है? बिल्कुल। तो उसमें कहा है ये शहीदों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं जी। और कितने ही बंजर क्यों ना हो जाए पर बुज़दिल पैदा नहीं करती है। वाह। शहीदों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं और कितने ही बंजर हो जाए पर बुज़दिल पैदा नहीं करती है। ये तो आपने बिल्कुल शायरों के लिए बहुत सटीक निशाना बना दिया। तो आपको क्या लगता है कि आर्य समाज जो है बेसिकली किस तरह काम करता है? आर्य समाज इस तरह से काम करता है जी। सबसे छोटे लोगों में जाकर के, जी। क्योंकि वहीं इससे अंधविश्वास शुरू हुआ है और अंधविश्वास को पालन कराने वाले हाई कास्ट के लोग हैं। अच्छा। क्योंकि उनको समाज से अलहदा कर दिया गया है, तो उन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है और ऊपर वालों को थोड़ी बहुत ज्ञान है, तो उनमें जाकर के उन्हें कहते हैं तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। एक बार की बात सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल। जर्मन का हिटलर था। अच्छा। तो उसने इतना पेट्रोलियम इकट्ठा कर लिया था कि पूरे संसार से लड़ने की सामर्थ्य उसके पास हो गई। तो एक पॉमिस्टियन पहुंचा, उसने जाके बगावत कर दी उसकी फौज में कि साहब तुम इतने दिन से घर से निकले हो, इतने घर से निकले हो और तुम्हारे घर वाले बच्चे याद कर रहे हैं। तो उसमें जो हिटलर का वफादार था उसने कहा साहब एक ज्योतिषी आया हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने कहा बुलाओ। आए, बड़ी शान से, जिस तरह से आपने बिठा रखा है ऐसे बिठा दिया। उन्होंने कहा पंडित जी आप तो हमने सुना ज्योतिष जानते हो? बोले हाँ मैं जानता हूँ। बोले आज इतनी बड़ी सभा में मौत किसकी है? ये भविष्यवाणी करके बता। ने हिटलर ने पूछा आज इतनी बड़ी सभा में मौत किसकी है? पंडित जी बहुत देर तक हिसाब लगाया, बोले आज किसी की मौत नहीं। उसने रिवाल्वर निकाल के और पंडित जी को मार दिया। अरे ये अंधविश्वास था। आर्मी में खलबली मच गई है। अभी आपका युद्ध हुआ है पाकिस्तान से, अगर कोई पंडित पहुंच जाता कि अभी बम नहीं चलाया जाएगा तो मान लिया जाएगा? नहीं। ये क्षत्रियों का काम है शस्त्र से जीते, ब्राह्मण काम है शास्त्र से जीते। गोली से एक आदमी मारा जा सकता है बिल्कुल, और शास्त्र से सैकड़ों आदमी एक बार में मारा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वेदों के बेस पर अगर देखा जाए तो कन्याओं की जो शिक्षा है वो किस हद तक सही है? देखिए, नौकरी की प्राप्त करने के लिए तो मैकाली शिक्षा है और बुद्धिमानी के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए मैकाली की शिक्षा एक विषय पर है जी। एक विषय में आप पारंगत हासिल कर सकते हो। और हमारी गुरुकुली शिक्षा है प्रत्येक चीज़ पर आप कमांड कर सकते हैं। जितने विषय हैं सब पर आप कमांड कर सकते हैं। और कहाँ से लेकर धनुर्धर से लेकर आयुर्वेदिक से लेकर और यहाँ तक कि मतलब सर्जन तक उसकी विद्या पढ़ाई जाती है आपके गुरुकुल में। तो गुरुकुल शिक्षा अगर हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा रामदेव को कौन जानता था? पहले शायद ही कोई जानता। आज रामदेव से लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और है क्या? सत्य। उसमें 100%
सच होने की सत्य है, सत्य बात है, मतलब कोई मिलावट बात नहीं ऐसा है। वो आज तो एक इंडिया में नहीं, आउट ऑफ कंट्री भी एक ब्रांड बन चुके हैं। तो ये तो है। तो अच्छा, आर्य समाज के आज के युग के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती आपके हिसाब से क्या है? ये है कि शिक्षित लोग हो गए हैं जी, लेकिन स्वाध्याय नहीं करते हैं। आपके पास इतनी किताबें रखी हैं जी, औरों के पास भी रखी हैं, हाँ, लाइब्रेरी बहुत जगह रखी है। बिल्कुल। आर्य समाज ने लाइब्रेरी खोली और मुफ्त में 3 रुपए महीने के उस पर लोगों को बुलाया गया जी। कि आप जो जो नहीं जानते हो वो किताबें मंगवा दी हैं, लेकिन कोई पढ़ने नहीं आया। यहाँ पर बहुत अच्छा माना हुआ वर्ल्ड का माना हुआ धनुषधर की विद्या के लिए मैंने तीरंदाज को यहाँ बुलवाया, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। उसमें एक बच्चा हीरपुर है गांव, यहाँ फतेहगंज पूर्वी के बराबर रहता, वो लड़का प्रतिदिन आया और आज वो सूबेदार है। यहाँ फ्री में कोई सीखना ही नहीं चाहता और बाहर कोई नहीं। यही संस्था जो आप इंस्टीट्यूट खोले हो, ये हरियाणा पंजाब में होता, आपको दिन में फुर्सत नहीं मिलती, सुबह से शाम तक आपको इंटरव्यू देने वाले आते। और देखा होगा पहलवानी में, दौड़ में, सारे ने में हरियाणा सबसे आगे है, सबसे आगे है। जितने भी स्पोर्ट्स हैं सब में रेशो जो है हरियाणा। क्यों है कि वहाँ गांव का भी आदमी प्रेरित हो गया है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ नहीं है। आपने खोला है, आप बुला रहे हो लोगों को, और लोग कहते कैसे जाऊँगा वहाँ, कहाँ जाने पूछ बैठेंगे, क्या पूछ बैठेंगे। जो जानते हो बताना, नहीं जानते हो मत बताओ। क्या दिक्कत है? नहीं, हमारा तो पर्पज ही यही है इस मंच को, ताकि एक ये हमारे क्षेत्र का एक मंच ऐसा तैयार हो सके जहाँ लोग अपनी बात रख सकें, अपने विचारों को यहाँ पर बता सकें, जिससे यहाँ की जनता तक उनकी बात पहुँचे, लोगों को हेल्प मिले। जी। बिल्कुल। तो आर्य समाज को आप कितने समय से वैसे चला रहे हैं? देखिए, वैसे तो 2000 से मैंने चलाना शुरू किया है। हाँ। अपने नेतृत्व में जी। और अपने नेतृत्व में गौ आंदोलन चलाया। अच्छा। और क्या नाम, पिछड़ा आंदोलन चलाया। हाँ। और क्या नाम आपके, अभी मैंने जो पहलगांव में जो 26 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें मैंने ज्ञापन दिया है एसडीएम को। तो एसडीएम 1 घंटा लेट आया। मैंने उसका ज्ञापन उसको नहीं दिया। मैंने कहा मैं डीएम को दूंगा। आप वो बोले क्यों? मैंने कहा आप 1 घंटा लेट क्यों आए? इसमें 80 वर्ष के 90 वर्ष के जवान हैं हमारे। अगर किसी को कोई ब्लड प्रेशर मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, कोई हार्ट का मरीज है, अगर गिर जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तो माफ़ी मांगी, बोले साहब माफ़ कर दो। और नया लड़का था, उसने कहा आप हमारे बाबा और पिता के बराबर हैं, बेटी ने पहली गलती की। तो हमने कहा आप शासन है, तुम्हारे बीच में 50 लाख की जनता है, तहसील भरे में 50 लाख की पॉपुलेशन है। अगर आप 1 मिनट लेट हो गए तो पता नहीं किसका घर उजड़ जाएगा। आपने शिक्षा प्राप्त करी है तो शिक्षा प्राप्त में ये कहाँ लिखा कि लेट? ठीक कह रहे हैं। तो अब फिर उसने माफ़ी मांगी, बोले हमें पिता, आप पिता है हमारे और हमें बेटा समझ के माफ़ कर दो। हमने कहा तब तो पिता हारा है तो पुत्र से हारा है, और दुनिया में किसी से नहीं हारा है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। हमने कहा कोई बात नहीं। तो ऐसे कोई भी अगर घटनाएं होती हैं जो समाज में अच्छा संदेश दें, तो उसके प्रति आप जागरूक रहते हैं और एकदम वगैरह देने के लिए तत्पर तैयार हूँ। तो आर्य समाज के ऐसे कौन से एक सिद्धांत ने आपके जीवन को बहुत बदल गया? वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं की। बिल्कुल। भगवान का भजन मत करो, किसी का राधे राधे सीताराम राम राम कुछ मत करो, मतलब वो करना क्योंकि छोटा, हमने एक ही शब्द है। एक पत्रिका में पढ़ा था कि जो आप काम करेंगे उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी अगर खराब है तो। जब न्याय देना परमात्मा के हाथ में है तो फिर हम यहाँ घंटा बजाने की हमें क्या ज़रूरत है? जब न्याय का काम इन लोगों पे है ही नहीं, ना मंदिरों में है, ना मस्जिदों में है, ना गुरुद्वारों में है, न्याय का काम परमात्मा का है। जो काम करोगे उसकी अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, और अच्छा ही करते जाओगे तो बुरे काम का नंबर बाद में आएगा, बहुत वर्षों के बाद। तो मुझे ये प्रेरणा मिली, और आज जो भी मतलब ख्याति पैदा हुई है आर्य समाज के मंच ने हमारा साथ दिया है, और मैं उसके साथ तत्पर आजीवन तैयार हूँ।